हेलो मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस में फिजिक्स का पहले चैप्टर का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ये जो 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं। तो इससे आपको देखना बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट का मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से है। तो देखिए, पहले चैप्टर का है प्रकाश के परावर्तन के नियम का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार के स्रोत हैं। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि सूर्य जो है एक प्राकृतिक स्रोत है, तो इसीलिए ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं, अर्थात प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जित करती है वो वस्तु होते हैं प्रदीप्त। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु भी इसे कहा जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रदीप्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को खाली स्थान कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसके बाद छठा क्वेश्चन है, पानी एक प्रकार की खाली स्थान पदार्थ है। तो खाली स्थान में क्या होना चाहिए। तो देखिए, पानी जो है एक प्रकार की पारदर्शी पदार्थ है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पारदर्शी। उसके बाद छठा हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए कि बटर पेपर एक प्रकार की खाली स्थान है। मतलब बटर पेपर क्या है, नीचे में जो है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और अप्रदीप्त। तो इसमें से क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, पारभासी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, मोटा गत्ता एक प्रकार की खाली स्थान है। तो देखिए दोस्तों, मोटा गत्ता मतलब आप बुक को ले लीजिए और बुक जो है पूरे मोटा होता है, और मोटा गत्ता क्या है, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। तो यहाँ पे अपारदर्शी पदार्थ हैं। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब के कितने नियम होते हैं। तो इसे भी आप याद रखें कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो प्रतिबिंब के भी 2 नियम होते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे दोस्त, ये भी आप याद रखिए कि गोलीय दर्पण जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का भीतरी सतह रचित हो कौन सा दर्पण होगा। तो देखिए, कौन से दर्पण का भीतरी सतह रचित होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि उत्तल दर्पण का जो है भीतरी सतह रचित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर, किस दर्पण का बाहरी सतह रचित होता है। तो देखिए दोस्तों, बाहरी पूछेगा तो व से बाहरी, तो अवतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
बी, अवतल दर्पण का बाहरी सतह जो है वो रजतीत होता है अर्थात रंगा हुआ होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि त्रिज्या से त्रिज्या मिला दीजिए, तो गोलीय दर्पण के त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के केंद्र को, तो केंद्र से केंद्र को मिला दीजिए तो वक्रता केंद्र। उसके बाद ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, फोकस को सूचित किया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। फोकस को अगर पूछे तो बड़े ऐप को कहना है, अगर फोकस दूरी को पूछे तो छोटा ऐप कहना है। तो फोकस को जो सूचित किया जाता है वो बड़े ऐप से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता ही दिए हैं, तो बताइए फोकस दूरी को सूचित किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, फोकस से ध्रुव की दूरी को कहा जाता है, तो यहाँ पे ऐप से पी मतलब पोल होता है, तो पोल को ध्रुव कहा जाता है, और ऐप को, बड़े ऐप है तो बड़े ऐप को फोकस कहा जाता है। तो फोकस से ध्रुव की दूरी को कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि फोकस से ध्रुव की दूरी को क्या कहा जाता है? तो फोकस दूरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र के नियम कौन है? तो देखिए निम्न में जो है दर्पण सूत्र के नियम क्या होता है? तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और प्यारे दोस्त, इस प्रकार से पहले चैप्टर का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर दिया हूँ। फिर भी कोई डॉट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर से 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। यदि आप इस PDF फाइल को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।